हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। इससे प्रीवियस चैप्टर था एग्रीकल्चर, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और इंडस्ट्रीज आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर। ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल मिलते हैं इंडस्ट्रीज को, और ये उनको चेंज करते हैं ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट्स में। और डिटेल में इनके बारे में रीड करेंगे। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस नोटबुक में आप लिखते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के एक लंबे प्रोसेस को पार करके आपके पास तक आई है? It started its life as a part of a tree. ये नोटबुक एक्चुअली में सबसे पहले एक ट्री का पार्ट होगी। It was cut down, पेड़ को काटा गया, and transported to the pulp mill. पल्प मिल तक उसको ले जाया गया। There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. उसके बाद वो जो ट्री की लकड़ियाँ थी वहाँ पर उनको प्रोसेस किया गया और वुड से वुड पल्प बनाया गया। The wood pulp was mixed with chemicals. उस वुड पल्प को उसके बाद केमिकल्स के साथ मिक्स किया गया and finally changed into paper by machines. और मशीन्स को यूज़ करके फाइनली पेपर बनाया गया उससे। This paper found its way to the press. उसके बाद ये पेपर जाएगा प्रेस में, where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. पेजेस के ऊपर लाइन होती हैं जिनके बीच में आप लिखते हैं, तो वहाँ पर प्रेस में इंक से, जो केमिकल से बनी हुई इंक है, उसको यूज़ किया जाएगा इनके ऊपर लाइंस को प्रिंट करने के लिए। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद बहुत सारे पेजेस को बाइंड किया जाएगा, एक नोटबुक बनाई जाएगी, पैक किया जाएगा उसको एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। मार्केट में भेजा जाएगा सेल के लिए। फाइनली इट रीच टू योर हैंड्स, और फाइनली वो आपके हाथों में आएगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें रॉ मटेरियल्स को चेंज किया जाता है प्रोडक्ट्स में जो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं लोगों के लिए। ऑब्वियसली नोटबुक की ज़्यादा वैल्यू है वुड से, लकड़ी से। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर। जैसा कि आपने देखा, पल्प को चेंज किया गया पेपर में, एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। बहुत सारे पेपर से फिर नोटबुक बनी। दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल को बहुत सारे स्टेजेस से पास होना होता है, तब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 2 अलग अलग स्टेजेस हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पल्प से बना हुआ पेपर, एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से बना हुआ क्लोथ, हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर स्टेज में उनमें कुछ वैल्यू ऐड होती है। वुड से पल्प बना, पल्प की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी ये ज़्यादा कीमती होगा वुड से। उसके बाद पल्प से पेपर बना, पेपर पल्प से ज़्यादा वैल्यू का होगा। और फाइनली पेपर से बनी है नोटबुक, नोटबुक की वैल्यू ज़्यादा होगी उन खाली पेपर से। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड अप ऑफ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो नोटबुक है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, कीमत भी ज़्यादा है, और यूटिलिटी, उसके यूजेस भी ज़्यादा है जो रॉ मटेरियल था वुड उससे। इंडस्ट्री रेफर्स टू, अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और इसमें कुछ सर्विसेज के प्रोविजंस भी आते हैं। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसमें गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है धरती से। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सभी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो इसमें गुड्स का प्रोडक्शन भी हो सकता है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, और कुछ सर्विसेज भी दी जा सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड करेंगे किस बेसिस पर, कि कैसा रॉ मटीरियल उनमें यूज किया गया है, कैसा उनका साइज है, और ओनरशिप, उनके ऑनर कौन है, मालिक कौन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर। इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज करे रॉ मटेरियल के तौर पर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो डिफरेंट मिनरल्स को यूज करे। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो कि सी या ओशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, समुद्रों से मिली चीज़ों को यूज करे। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, फॉरेस्ट के जंगल से मिले प्रोडक्ट्स को जो यूज करे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज, डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल्स को वो यूज करती हैं। अभी 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये यूज करती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स।
एग्रीकल्चर में हमने देखा था दो एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो एनिमल्स को रियर किया जाता है या फिर प्लांट्स को उगाया जाता है, फसलें उगाई जाती है। तो ये उन्हीं को यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल्स, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें बनते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मक्खन या घी बनाती हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ जो कि एनिमल्स की हाइड्स को, स्किन को यूज़ करके लेदर बनाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। सो वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल, उनको हम रखेंगे किस कैटेगरी के अंडर? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर। दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यूज़ करती है मिनरल ओर्स को एज देयर रॉ मटेरियल्स। मिनरल ओर्स में मिनरल भी होता है, साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज़। इनके जो प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयरन है, आयरन ओर से इन्होंने आयरन को अलग किया, लोहा निकाला, ये प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। अभी इस लोहे को हम यूज़ करेंगे दूसरी किसी इंडस्ट्री में, इससे मशीन्स बनेगी फर्दर, या फिर बिल्डिंग्स के जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको बनाने में यूज़ किया जा सकता है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरीज, आयरन से बन सकती है, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड रेलवे कोचेस। ओके, सो सेकेंड जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये मिनरल्स को यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल। उससे जो उसमें जो एक्चुअल मिनरल है, मेन मिनरल है, उसको निकालेगी। जैसे आयरन ओर से इसने आयरन को निकाला, और फिर इस इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज रॉ मटेरियल। ये आयरन एक रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ होगा। हैवी मशीनरी बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग मटीरियल्स जहाँ पर बनता है, या फिर रेलवे कोचेस जहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये यूज़ करती हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटीरियल्स। वो प्रोडक्ट जो सीज या ओशन से मिलते हैं उनको ये एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो सी फूड को प्रोसेस करती है या फिर फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करती है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये ऑब्वियसली फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी, यूटिलाइज करती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटीरियल्स। दीज द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है? जैसे कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि वुड उनको जंगल से मिलती है। फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन बनाती हैं। फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर या बिल्डिंग बनाने में जो वुड यूज़ होती है, और वो वुड हमें जंगल से मिलती है। तो ये रॉ मटेरियल के बेसिस पर है। 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें: एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। अभी इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड करेंगे उनके साइज के बेसिस पर। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। किस पर डिपेंड करता है साइज की? कितनी कैपिटल को आपने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया उसमें। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है क्वांटिटी में। बेस्ड ऑन साइज, इस साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया जा सकता है। 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं: स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो घर में चलती है, आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टाइप है। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जहाँ पर हाथों से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बाय द आर्टिसंस, जो आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, वो बनाते हैं। जैसे कि बास्केट वीविंग, जो लकड़ी से वीव करके, बांस से बास्केट्स बनाई जाती हैं। पॉटरी, जो पॉटर्स, कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। और दूसरी हैंडीक्राफ्ट एग्जाम्पल्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। ये इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम पैसा इन्वॉल्व होता है इनमें, कैपिटल कम होती है। टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं होती अगर हम कंपेयर करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स भी इसमें कम होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो मशीन से होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड होती है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो भी ज़्यादा सुपीरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। फिगर 5.1 में आपको दिखाया गया है। और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जैसे कार्स मैन्युफैक्चर होती है जहाँ पर, और हैवी मशीनरी बनाने की इंडस्ट्रीज़, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं। ओके, सो साइज़ के बेसिस पर 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। स्मॉल स्केल, जिसमें कम कैपिटल यूज़ हुई हो, कम लोग एम्प्लॉयड हो, हाथों से चीज़ें बनती हो, आर्टिसंस काम करते हो। दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा कैपिटल यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड यूज़ होती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल स्मॉल स्केल के एग्जाम्पल्स हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो है हमारी पॉटरी बनाना, या फिर बास्केट्स को वीव करना, या फिर सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ एंड हैवी मशीनरीज, जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। नेक्स्ट है ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर।
4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं ओनरशिप के बेसिस पर। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिनको कोई प्राइवेट पर्सन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ओन करता हो। स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ओन करती हो, कहीं की स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जॉइंट सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट बिजनेसमैन दोनों मिलकर चला रहे हों। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है, वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो दोनों मिलकर कॉपरेट करके काम करते हैं। अभी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इनके ओनर, इनके मालिक होते हैं और जो इनको ऑपरेट करते हैं कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है एंड ITC, विप्रो, ये एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के। दूसरा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इनकी ओनर होती हैं और ऑपरेट करती है गवर्नमेंट, सरकार। इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इनको ओन और ऑपरेट करते हैं स्टेट और इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों मिलके। दोनों का 50-50 या फिर 51-49% शेयर होता है कंपनी में। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव सेक्टर्स को जो चलाते हैं लोग, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके ओनर होते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले, सप्लाई करने वाले लोग। जैसे किसान हैं जो मान लीजिए लाइव स्टॉक को, कैटल्स को पाल रहे हैं, वही अपनी एक डेयरी अगर खोल ले तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर आएगी। एग्जाम्पल आपको दिए हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, इसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है इंडस्ट्रीज़ को। एक तो रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करती है इस बेसिस पर, साइज में बड़ी है, छोटी है, ओनरशिप, उनका ओनर कौन है, इसके बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड होगी, कौन कौन से फैक्टर्स इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। लोकेशन, लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। मार्केट आसपास अवेलेबल है या नहीं, जो चीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। लैंड, ज़मीन जिस पर इंडस्ट्री सेटअप होगी वो कहाँ पर अवेलेबल होगी। पावर, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो पावर सप्लाई कैसी है उस जगह पर। रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए वो आसपास मिलेगा या नहीं, जहाँ पर रॉ मटेरियल होता है उसके पास ही जनरली इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है, ताकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा खर्च ना हो। लेबर, जो लोग काम करेंगे वो इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं आसपास। और कैपिटल, हमारे पास कितनी है, बहुत ज़्यादा है, अगर पैसा कितना है उसके बेसिस पर भी हम लोकेशन को चूज़ करते हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्री को सेट करने वाले हैं। ओके, डिटेल में देखते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वही दिए हैं, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सूटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। सबसे सूटेबल इंडस्ट्रीज को सेट करना वहाँ पर है जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स या फिर इनमें से ज़्यादातर इजीली अवेलेबल हो। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर। कई बार गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे कि सब्सिडी देगी पावर में, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होगी, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी लगेगी और दूसरे मैन्युफैक्चर ओके, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। सरकार चाहती है कि बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो ताकि वहाँ का भी डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है टाउन्स की और सिटीज़ की। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब है इनपुट्स लाना, प्रोसेस करना और आउटपुट बनाना उससे। द इनपुट्स आर रॉ मटीरियल्स। इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, रॉ मटीरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस में बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जो कन्वर्ट करती है उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। आउटपुट में एंड प्रोडक्ट होते हैं आपके, और इनकम जो अर्न की जाती है उनको सेल करके। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें जहाँ पर कपड़े बनते हैं, इनपुट हो सकता है उसमें कॉटन, अगर कॉटन क्लोथ्स वहाँ पर बन रहे हैं, ह्यूमन लेबर जो काम कर रहे हैं उसमें, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये इनपुट्स होंगे हमारे जो हम इनपुट देंगे। प्रोसेस में इंक्लूड हो सकता है गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, उनको करना, प्रिंट करना उनके ऊपर। आउटपुट होगा शर्ट जो आप पहनते हैं, दैट यू वेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स। Industrial regions emerge when a large number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Industrial regions वहाँ पर डेवलप होते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास हो,
और एक दूसरे से बेनिफिट्स भी लेती हों। मान लो कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके आसपास में बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाती है, कोई टायर बना रही हैं, कोई इंजन के पार्ट्स बना रही हैं। सो इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के आसपास सेटअप होती है, एक दूसरे से उनको बेनिफिट भी होता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं? आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, आपको नीचे एक मैप भी गिवन है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये देखिए इसमें की क्या है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड इंडस्ट्रियल रीजन। ओके, ब्लैक से इंडस्ट्रियल रीजन्स को शो किया गया है, जैसा कि अभी हमने देखा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और ये पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ पर, ये यूरोप में एंड चाइना से होती हुई, एंड देन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो टेम्परेट एरियाज़ में हैं, जहाँ पर पास में सी पोर्ट्स भी अवेलेबल हो, ताकि जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, ईजिली वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। रॉ मटेरियल अगर बाहर से मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट कर सके, और स्पेशली ये कोल फील्ड्स के पास में लोकेटेड होती हैं, जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया के भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम एंड गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ओके, लर्न कर लेंगे इनको आप। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ओके, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, काफ़ी लेंदी चैप्टर बचा है अभी। होपफुली यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।